3.2 जापानी सामंतवाद का उदाहरण। ताकाहाशी और एंडरसन के बीच विवाद। ताकाहाशी का मानना था कि जापानी सामंतवाद पश्चिम की तरह ही था और पूंजीवाद की ओर इसका संक्रमण एक आंतरिक मामला था जिसमें पश्चिमी मेइजी पुनर्स्थापना साम्राज्यवाद के खतरे ने भी भूमिका निभाई। ऊपर से मेइजी पुनर्स्थापना या तथाकथित पूंजीवादी क्रांति इसके परिणाम के रूप में सामने आया। ताकाहाशी ने विशेष रूप से जापानी पूंजीवाद की ऊपर से नीचे की तरफ प्रकृति को उसके सामंतवादी लचीलेपन के लिए श्रेय दिया। जब पश्चिम में पूंजीवाद बढ़ रहा था तो सामंती शासन ने जापान में खुद को मजबूत किया। 17वीं शताब्दी में तोकुगावा शोगुनेट बहुत ज्यादा वस्तु रूप में लगान या व्यक्तिगत कृषि दासता पर आधारित था। जापान में छोटे उत्पादकों की आर्थिक आकांक्षाओं को सामंती लगान के भार और सूदखोरी के विकास ने कुचल दिया। किसानों पर इन बोझों ने अधिशेष के बढ़ते वाणिज्यीकरण को प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर आधारित आद्य पूंजीवाद विनिर्माण और वाणिज्यिक कृषि का उदय हुआ। ताकाहाशी के अनुसार शहरी व्यापारियों और वित्तदाताओं की प्रमुख आर्थिक शक्ति सामंती राज्य और बड़े जमींदारों पर निर्भर थी। राजस्व के केंद्रीयकृत संग्रह ने वाणिज्यीकरण और शहरीकरण के साथ साथ किसान शोषण के उच्च स्तर को संभव बनाया। मेइजी पुनर्स्थापना की पूर्व संध्या पर सामंती प्रमुखों से बंधे व्यापारिक और वित्तीय एकाधिकारवादियों के खिलाफ मध्यम किसानों और छोटे विनिर्माताओं की आवाज सुनी जा सकती है। जिमींदारों द्वारा किसानों के अत्यधिक शोषण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्दशा बढ़ी और जनसंख्या में कमी आई। यह जनसांख्यिकीय और आर्थिक संकट तोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंकने के पीछे का एक मुख्य कारण था। फिर भी जापानी सामंतवाद पश्चिम के राज्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत साबित हुआ और इसके लचीलेपन ने मूल रूप से उस पूंजीवाद की प्रकृति का निर्धारण किया जो उभर कर सामने आया। अत्यधिक शोषण, भोजन की कमी, किसान विद्रोहों और जनसंख्या में कमी का कारण बना। इन लोकप्रिय और आद्य पूंजीवादी विद्रोह ने उत्प्रेरक का काम किया। आद्य गुणकीकरण कर रहे राजनीतिक अभिजात्य वर्ग ने किसानों के ऊपर जमींदारों की ताकत को बनाए रखते हुए इस लोकप्रिय आक्रोश का उपयोग सामंती सत्ता को खत्म करने के लिए किया था। लेकिन सामंती जापानी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने में यह नीचे का विद्रोह बुनियादी रूप से विफल रहा। जमींदारों की सैन्य शक्ति खत्म कर दी गई थी, लेकिन उनका अपने काश्तकारों पर सामाजिक और आर्थिक रूप से नियंत्रण जारी रहा। अधिकांश उत्पादकों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता मौलिक रूप से बाधित रही। इसके परिणाम स्वरूप छोटे उत्पादकों के बजाय राज्य ने पूंजीवादी विकास का नेतृत्व किया था। ताकाहाशी के अनुसार पश्चिम की घुसपैठ केवल एक उत्प्रेरक थी जिसने यह पूंजीवाद की ओर पहले से ही जापान के आंतरिक विकास को शुरू किया। एंडरसन ने अपनी पुस्तक लाइनेज ऑफ ऑब्सोल्यूटिस्ट स्टेट में जापानी सामंतवाद के संबंध में एक लंबा आलेख या परिशिष्ट जोड़ा था। उन्होंने ताकाहाशी के साथ सहमति जताई कि सामंतवाद ने पूंजीवादी विकास के लिए मंच दिया और जापानी सामंतवाद कई तरह से अपने पश्चिमी समकक्ष जैसा था। एंडरसन ने 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जापानी सामंती कृषि की उत्पादकता में वृद्धि पर जोर दिया। इस अवधि को वाणिज्यीकरण के वृद्धि के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसमें चीनी, कपास, चाय, नील और तंबाकू जैसी नकदी फसलों का प्रसार शामिल था। इस दौरान शहरी व्यापारी वर्ग का विस्तार हुआ और वह अधिक प्रभावशाली हो गया, जबकि शहरों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। पूंजीवादी विकास की क्षमता मौजूद थी। हालांकि एंडरसन ने ताकाहाशी के इस विचार को खारिज कर दिया कि जापान अपने स्वयं के आंतरिक विरोधाभासों की शक्ति के माध्यम से सामंतवाद को समाप्त कर सकता था। विश्व बाजार से जापान के पृथक्करण ने सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर उसके स्वतंत्र विकास को अवरुद्ध कर दिया। पश्चिमी व्यापार के विस्तार ने सामंती शासन के पतन के लिए एक बाहरी उत्प्रेरक के रूप में काम किया और मेइजी पुनर्स्थापना को जन्म दिया। एंडरसन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद को विकसित करने के लिए विश्व बाजार से संपर्क और उत्पादन के सामाजिक संबंधों का एक उपयुक्त समूह दोनों आवश्यक हैं।